स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम हिंदी विषय के समास के बारे में पढ़ेंगे और अपने माता पिता और गुरुओं के आशीर्वाद से हम इसके बारे में शुरुआत करेंगे। तो अंत तक बने रहिए आप सभी। और समास किसे कहते हैं पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम समास शब्द किसे कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं। उसके बाद समास के विग्रह के बारे में पढ़ेंगे। समास और संधि में क्या अंतर है, क्योंकि आपको देखने में दोनों एक जैसे नजर आएंगे परंतु इनमें भी अंतर है आपस में। समास के कितने भेद हैं, तो एक थोड़ा समास के बारे में हम थोड़ा बेसिक से जानेंगे कि समास क्या है। समास है समस्त पद यानी कि संक्षिप्तीकरण यानी कि छोटा रूप, यानी कि जो छोटे छोटे जो शब्द हैं उनसे मिलकर एक शब्द हम बनाते हैं, जो वो है संक्षिप्तीकरण यानी कि समस्त पद। तो समस्त पद का जब हम विग्रह करेंगे तो उससे निकल के आता है कि भाई समास हमारा कौन सा है। ठीक है ना। तो पहले हमारी समास की परिभाषा, ये हमारी समास की परिभाषा है। समास का तात्पर्य है कि संक्षिप्तीकरण, कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो छोटा रूप, यानी कि अपनी भाषा यानी कि अपनी जो शब्द हैं, शब्दों के माध्यम से जो हमारी बात है उसको छोटे रूप में कह देना ही तभी हम समास का प्रयोग करते हैं। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। समझ में आया ना सभी को। उसके बाद समासिक शब्द, कि समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। यानी कि जो वो शब्द बना रहे हैं हम, शब्दों से मिलकर हम जो समस्त पद बना रहे हैं उसी को हम समास बोलते हैं। उसमें क्या है, विभक्तियों का लोभ यानी कि चिन्ह गायब हो जाता है। तो चिन्ह कैसे गायब होता है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जो नीचे उदाहरण लिख रखे हैं। कौन से हैं, रसोई के लिए घर, यानी कि जो ये शब्द है के लिए, ये पता ही आपको कि विभक्ति है। और इसका लोभ कैसे दिखाई देगा, क्योंकि जो समस्त पद बना वो क्या बना, रसोई घर। तो यानी कि रसोई घर में आपको विभक्ति नजर नहीं आएगी। तो इसलिए बोला गया है कि समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं। उसी प्रकार हाथ के लिए कड़ी यानी कि हथकड़ी, तो यहां पर भी आपको के लिए नजर नहीं आएगा इस शब्द में, जो समस्त पद है कौन सा, हथकड़ी। उसी प्रकार नील और कमल यानी कि नीलकमल, तो इसमें भी जो और शब्द है वो आपको नजर नहीं आएगा। राजा का पुत्र यानी कि जो का है वो राजपुत्र है, तो जो का शब्द है वो उसमें आपको नजर नहीं आएगा। उसके बाद कि जो समस्त पद हैं वो किन किन शब्दों से मिलकर बनते हैं। तो क्या है कि समास रचना में दो पद होते हैं, वो पहले पद को बोलते हैं पूर्व पद और जो दूसरे पद को बोलते हैं उत्तर पद। तो जैसे कि आप उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जो आपके सामने नजर आ रहे होंगे कि पूजा का घर की जो समस्त पद है वो तो है पूजा घर, पूजा पूर्व पद, घर उत्तर पद, और जो पूजा के लिए घर है वो समास विग्रह है इसका। उसी प्रकार राजपत्र समस्त पद है, राजा पूर्व पद है, उत्तर पद पत्र है, और जो उसका विग्रह बनेगा वो राजा का पुत्र। यानी कि जो हमारे पेपर में एग्जाम में आते हैं, परीक्षा में आते हैं, वो यही आते हैं कि पहले विग्रह दे देंगे उसके बाद उसको समास पूछ सकते हैं, समास दे देंगे उसका विग्रह पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो दोनों चीजों का पता लग गया। पहले हमारी समास की परिभाषा देखी है, उसके बाद हमने देखा कि जो समस्त पद है वो पहले पूर्व पद और उत्तर पद से मिलकर बनता है। उसके बाद हम विग्रह के बारे में समझेंगे कि विग्रह क्या होता है। कि समासिक शब्दों के बीच जो संबंध आपस में जो स्पष्ट करने के लिए हम समास विग्रह कहते हैं। कि विग्रह के बाद जो सामाजिक शब्द गायब हो जाता है, अर्थात समस्त पद के सभी पद जो अलग अलग किए जाते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। तो आपके सामने नजर आता होगा
कि माता पिता, माता और पिता, ये आपका विग्रह है। और ये क्या है? माता पिता समस्त पद, ये हो गया इसका विग्रह। उसके बाद राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये क्या है? ये इसका विग्रह है और ये समस्त पद है। तो विग्रह के माध्यम से हम जान सकते हैं कि विग्रह ही एक माध्यम है जिससे हम समास के बारे में जानते हैं कि वो कौन सा समास से संबंध रखता है। आगे हम पढ़ेंगे कि समास और संधि में क्या अंतर है। तो आपको दिखाई दे रही होगी परिभाषा कि संधि में उच्चारण के नियमों का विशेष महत्व होता है। संधि का जो मेन शब्द का अर्थ है कि जोड़, जोड़ किन में? जो क्या है? वर्ण, क्या है? वर्ण में जोड़। आपसी जब जोड़ होता है वर्णों का तो हम उसके माध्यम से संधि करते हैं। और इसमें क्या है? एक तीसरा वर्ण भी आ जाता है, आ सकता है, मतलब ऐसी संधि भी है जिसमें नया वर्ण आ सकता है। जैसे कि आपको यण संधि में, यण संधि में क्या है? नया वर्ण जैसे कि यह इत्यादि, यह गए जो नए शब्द जुड़ जाते हैं। परंतु समास में ऐसा नहीं है। समास क्या है कि दो या दो से अधिक पद मिलकर एक समस्त पद बनाते हैं। एक सिंपल परिभाषा के माध्यम से आप समझ सकते हैं आराम से कि दो या दो से अधिक पद मिलकर जब एक जो छोटा पद नवीन पद बनाते हैं वो समस्त पद कहलाता है। तो इन दो संधि और समास आपस में अलग है। तो संधि का जो उदाहरण है वो है पुस्तक फल समालय, यानी कि जो अ है और आ मिलकर क्या हुआ? बड़ा बन गया, यानी कि दीर्घ संधि बन गई और पुस्तकालय बन गया। समास पद जैसे कि विग्रह, कि विष को धारण करने वाला अर्थात शिव। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, दूसरा उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। उसी प्रकार आगे हम चर्चा करेंगे कि हमारे जो समास हैं उनके प्रकार। तो समास के जो वेद हैं वो आपको 6 है हिंदी में, ठीक है। पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास। तो आज हम अव्ययभाव समास के बारे में चर्चा करेंगे। तो अव्ययभाव समास कि आपको नजर आ रहा होगा कि अव्यय शब्द, क्या नजर आ रहा है आपको? अव्यय शब्द, यानी कि जो किन्हीं कारणों से परिवर्तित ना हो। कारण कौन से? कारण है हमारे लिंग, वचन, कारक इत्यादि। विभिन्न कारणों से उनमें कोई परिवर्तन ना हो तो वो है अव्यय शब्द। अव्यय शब्द वैसे ही बोल सकते हैं कि उपसर्ग भी बोल सकते हैं हम, उपसर्ग आने पर, जैसे कि ना उपसर्ग है, भी अवयव उपसर्ग है। तो उसी प्रकार है कि जो इन शब्दों में हम प्रयोग करते हैं वो अव्ययभाव समास है, यानी कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद प्रधान हो तो वो अव्ययभाव समास कहलाता है। समझ में आया ना? दोबारा से इसका नाम से ही इसकी परिभाषा नजर आ रही है आपके सामने कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। और इसमें साथ में क्या है कि कई बार वो शब्द हैं जो मतलब कि समान होते हैं वो भी इसमें मतलब कि शामिल हो सकते हैं, जैसे कि सुख सुख, ठीक है ना। तो इस प्रकार के शब्द भी है जो आपको नजर आ सकते हैं। तो इसका उदाहरण हम ले सकते हैं यथा शक्ति, यथा शक्ति। तो क्या बनेगा इसका विग्रह? ये हमारा समस्त पद है, विग्रह बनेगा शक्ति के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के
अनुसार। तो आपको नजर आ रहा है कि यथा है जो वो क्या है, अव्यय पद है। उसी प्रकार हम और ले सकते हैं एग्जाम्पल, इनका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि भर पेट, ठीक है, पेट भर कर, इसका विग्रह हो जाएगा पेट भर कर। तो यानी कि अव्ययवाची समास में पहला पद अव्यय होगा और दूसरा पद है वो प्रधान होगा, यानी कि उसका विग्रह करने पर वो उसका मतलब दे। तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक है वो अव्ययवाची समास ही रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका।